बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का थर्ड लेक्चर है। CDA एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट एंड पॉलिटिकल जॉनरास। Linguistic choices reflects not only how a text is constructed, but they are also related to all the major social functions of language। ये शिलारकी और फेयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट था। Their analysis is essential not only for the study of textual construction but also for understanding how a text may disseminate ideological beliefs and the social effect this may have। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये बात की है कि जो अगर पॉलिटिकल टेक्स्ट को हम लेते हैं ना, तो उसमें जो अल्फाज होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको एनालाइज नहीं करते, बल्कि उसमें सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज होती हैं उनको भी एनालाइज करते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिटिशियन कहता है कि वी विल प्रोटेक्ट आवर पीपल फ्रॉम आउटसाइडर्स, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक आइडियोलॉजी यूज हुई है अस वर्सेस देम, यानी इसमें जो अपने लोग हैं उनको पॉजिटिव दिखाया गया और जो आउटसाइडर्स हैं उनको नेगेटिव दिखाया गया है। अब यहाँ पे उन्होंने हेलिडे का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। हेलिडे का जो फोकस था, इसका जो हेलिडे के मुताबिक ना लैंग्वेज की 3 मेटा फंक्शन होते हैं और यहाँ पे जो फोकस है वो टेक्सचुअल मेटा फंक्शन पे है। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब होता है किस तरह अल्फाज आपस में जुड़े होते हैं। कोहेरेंस यानी आइडिया किस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल एक्सपेक्टेशन और टेक्सचुअल चॉइसेस। पॉलिटिकल टेक्स्ट में ना कुछ खास स्ट्रक्चर और स्टाइल होते हैं और CDA ये देखता है कि ये जो चॉइसेस है ना किस तरह किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल प्ले करती हैं। यानी इलेक्शन के दौरान जो स्पीचेस होती हैं उसमें इमोशनल और मोटिवेशनल टोन होती है। पार्लियामेंट डिबेट्स जो होती हैं उसमें फॉर्मल और लॉजिकल टोन होती है। तो ये सारा कुछ एनालाइज करता है CDA। आगे हमारे पास है जॉनरा का मतलब क्या होता है। जॉनरास क्या होते हैं? Global linguistic patterns which have historically developed in linguistic community for fulfilling specific communicative tasks in specific situation। Genres जो होते हैं लैंग्वेज का वो पैटर्न होता है जो एक कम्युनिटी ने बनाया होता है और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। मसलन पॉलिटिक्स स्पीचेस अलग से उनका एक अलग जॉनरा होता है। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, ब्लॉग्स जो होते हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस में मोस्टली जो पर्पस होता है ना, पर्पस पे डिपेंड करता है जॉनरास। वो क्राउड को मोटिवेट करना होता है। इस तरह से जो पॉलिटिकल ब्लॉग्स होते हैं उसमें पर्सनल ओपिनियन शेयर किए जाते हैं और पार्लियामेंट डिबेट में लॉ को डिस्कस किया जाता है। तो डिफरेंट इनका पर्पस होता है। तो डिफरेंट फिर वहां पे लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से यूज की जाती है। डिस्कोर्स कम्युनिटीज और जॉनरास। अच्छा, हर जॉनरा की ना जो डिस्कोर्स कम्युनिटी किसी ना किसी डिस्कोर्स कम्युनिटी के लिए होता है, यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है। उसका एक फिर स्पेसिफिक सोशल रोल भी होता है। जैसे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, पॉलिटिशियन के लिए स्पीचेस और स्टेटमेंट्स होती हैं। इसी तरह से पब्लिक के लिए फेसबुक पोस्ट होती हैं, यूट्यूब क्लिप्स होते हैं और न्यूज़पेपर्स वगैरह। अच्छा, फेयरक्राफ्ट का क्या कहना था? अकॉर्डिंग टू फेयरक्राफ्ट ईच सोशल डोमेन हैज एन एसोसिएटेड ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स। यानी हर जो एक स्पेसिफिक डोमेन है ना वो एक ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स से रिलेटेड होती है, एसोसिएटेड होती है। यानी कि हर जो सोशल डोमेन है, जैसे मीडिया होगी, पॉलिटिक्स होगी, एजुकेशन होगी, उसका एक अपना ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स होता है। यानी स्पेसिफिक लैंग्वेज स्टाइल होता है और एक स्पेसिफिक उसका एक प्रैक्टिस का सिस्टम होता है। यानी क्लासरूम के अंदर लैंग्वेज अलग से यूज हो रही है, इसी तरह से मीडिया पे अलग से यूज होती है। तो इसी तरह से ना पॉलिटिक्स में वोट, नेशन, सिक्योरिटी, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर फील्ड में अल्फाज का जो इस्तेमाल है, लैंग्वेज का इस्तेमाल है, वो अलग तरीके से होता है। जॉनरास एंड पावर का आपस में क्या लिंक होता है? CDA is particularly interested in the role that certain genres play in the exercise of power and influence in the very definition of politics and political institution। CDA जो है वो बेसिकली पावर के साथ एसोसिएटेड है, पावर को एग्जामिन कर रहा होता है। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो CDA इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि पॉलिटिकल जो जॉनरास है ना ये कैसे पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये जॉनरास टाइम के साथ चेंज कैसे होते हैं और ये अपने आप को रीडिफाइन कैसे करते हैं। यानी पहले जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है ना वो सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर तक लिमिटेड थी। फिर ट्विटर, यूट्यूब, मीम, सॉन्ग्स, हर तरह से किस तरह से वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आई हैं। इंटरटेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटरटेक्सुअल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरास
are a key component for understanding how political genres can evolve and how this can affect other socio-political practices. Some examples can be seen. The recontextualization of Barack Obama's Yes We Can speech into a song in the 2008 presidential election campaign. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल पुट की हुई है कि ओबामा का यस वी कैन जो है एक स्लोगन है ओबामा का, एक सॉन्ग में बदला गया। इसी तरह से नॉर्थर्न आइलैंड के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं मरेज वाल आर्ट में दिखाए गए। तो ये सारी उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि वक्त के साथ साथ किस तरह से जॉनरास जो होते हैं वो चेंज होते हैं, यानी उसका जो स्लोगन था उसको फिर किस तरह से सॉन्ग में यूज किया गया। तो जो रिलेशन होता है ना पॉलिटिकल जॉनरास का और पावर का, तो पॉलिटिकल कैंपेन में जॉनर्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। जिस तरह स्पीचेस में आपने देखा होगा कि स्पीचेस में ऐसा होता है ना कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी कैंपेन को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसी तरह से टीवी शोज में इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, डिबेट्स होती हैं, सोशल मीडिया पे डिफरेंट पोस्ट होती हैं, ट्वीट्स, यूट्यूब वीडियोस होती हैं, और एक पॉलिटिशियन का जो एक ही मैसेज होता है ना वो कई जॉनराज में अपीयर्स होता है। तो ये बेसिकली इंटरटेक्सुअलिटी होती है और जॉनरा का एवोल्यूशन को शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 2 है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। Schrader argues that the identity or the image of politician is often more efficient than a long manifesto in getting them elected. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो श्राइडो है उनका कहना है कि अक्सर जो वोटर्स होते हैं ना वो पॉलिटिशियन को जो इमेज होता है और जो उनके कैची स्लोगन्स होते हैं उनको देखकर वोट देते हैं, ना कि उनकी डिटेल जो भी उनके पर्पसेस हैं और वो क्या करना चाहते हैं, उनके क्या बेसिकली उनकी पर्सनल लाइफ या इस तरह से इन चीज़ों को वो बाद में देखते हैं। पहले जो उनका स्लोगन होता है ना और उनका जो एक इमेज होता है, पब्लिक इमेज होता है, उससे मुतासिर होकर लोग वोट देते हैं। इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट दैट वोटर्स डिसाइड बेस्ड ऑन इमेज एंड स्लोगन्स नॉट ऑन पॉलिटिकल प्रोग्राम। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जिस तरह बराक ओबामा का जो स्लोगन है यस वी कैन, तो लोगों ने स्लोगन और कॉन्फिडेंट इमेज पर ट्रस्ट किया। इसी तरह से इमरान खान का स्लोगन था नया पाकिस्तान, ठीक है, तो ये कैची और पावरफुल आइडेंटिटी थी, इससे भी काफी फायदा उठाया गया। न्यू लेबर की आइडेंटिटी डिस्कोर्स में कैसे बनी? अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि 1994 के बाद ना यूके की जो लेबर पार्टी थी उसने अपनी पहचान को दोबारा बनाया, न्यू लेबर, ताकि पुरानी नेगेटिव इमेज से निकल सके। ये काम उन्होंने डिस्कोर्स और लैंग्वेज के जरिए किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, जो न्यू लेबर का मतलब सिर्फ नेम चेंज नहीं है बल्कि ब्रांड भी चेंज था। ये नया नाम पार्टी के जो पास्ट फ्लॉज थे ना उससे दूरी बनाने के लिए रखा गया था। रोल वर्सेस वैल्यू डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे जो मेन आइडिया है वो बेसिकली ये है कि जो न्यू लेबर डिस्कोर्स में ना लेबर को दो तरीकों से यूज किया गया, एज अ रोल एंड एज अ वैल्यू। एज अ रोल किस तरह से लेबर पार्टी के जो एक्शंस थे, लेबर पास्ट अला, और वैल्यू एज अ वैल्यू किस तरह के लेबर की जो आइडियोलॉजी थी, लेबर स्टैंड फॉर जस्टिस। तो इसका पर्पस ये था कि इस ड्यूअल यूजेज से ना पार्टी अपने जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स थे उनको हाईलाइट कर सकती थी विदाउट ओल्ड फेलियर के साथ। एक नया नाम रखा और एक नए तरीके से सामने आए जिससे जो उनके पार्टी के फ्लॉज थे वो भी यानी सामने नहीं आए, और नई वैल्यू के साथ और नए पर्पस के साथ उन्होंने फिर से अवाम में अपनी अहमियत जो थी वो दोबारा से हासिल की। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बात की हुई है कि ऑब्वियसली अ गुड नेम इज वैल्यूएबल थिंग टू हैव। It's the thing which gets your product noticed and stop it vanishing among thousands of competing nearly identical products. अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जिस तरह उन्होंने आगे कहा था कि हम वो पुरानी लेबर नहीं है जो इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर सकती, और ये बात इनडायरेक्टली पुरानी लेबर को क्रिटिसाइज करके वो अपने आप को बेहतर दिखा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनालिसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल बिलीव्स। According to Shilton, representation is one of the obvious functions of discourse, since through language we usually present a given view of reality. अब यहाँ पे इन्होंने एक रिसर्चर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। उनका ये कहना था कि जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जब पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो असल में दुनिया की जो अपनी सोच होती है ना वो लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। लैंग्वेज या डिस्कोर्स का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी भी चीज को दुनिया को दिखाना कैसे है, किस एंगल से दिखाना है।
आगे यहाँ पे हेलिडे का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। हेलिडे ना इस चीज को एडिशनल मेटा फंक्शन का नाम देता है कि किस तरह से जब हम दुनिया को समझाने और रिप्रेजेंट करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी जब एक लीडर कहता है कि हमारी कौम बहुत मुसीबत में है, तो वो सिर्फ ये इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो आइडियोलॉजिकल बिलीव्स और उनको भी एक्सप्रेस कर रहा है, और सोसाइटी क्राइसिस में है, इस हवाले से वो जो बिलीव्स है ना, आइडियोलॉजिकल बिलीफ, वो भी एक्सप्रेस कर रहा है। पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है वो हमें लग रहा होता है कि न्यूट्रल है, वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं, वो अल्फाज का इस तरह से चुनाव कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो उन्हीं अल्फाज के जरिए अपने नजरिए को प्रमोट कर रहे होते हैं। वो फैक्ट्स और स्टैटिक्स और अथॉरिटी रेफरेंसेस का यूज इस तरह से करते हैं ना कि हमें बात न्यूट्रल लगती है। जिस तरह कोई पॉलिटिशियन कहता है कि रिसर्च प्रूव्स दैट प्राइवेटाइजेशन वर्क्स बेस्ट, तो हमें ये लगेगा कि एक साइंटिफिक रिसर्च है, लेकिन इसमें भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हिडन है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, इसका क्या रोल होता है? हर पॉलिटिकल मैसेज में ना कोई मेंटल स्पेस होती है, यानी लोग उस मैसेज को अपने ज़हन में किस तरह से उसका इमेज बनाते हैं, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे हार्ट का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। हार्ट ये कहता है कि हार्ट का ये कॉन्सेप्ट था कि हमें देखना चाहिए कि ये जो आइडियोलॉजीज है ना, आइडियोलॉजिकल लैंग्वेज है, ये लोगों के जहन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दे आर फ्लडिंग आवर बॉर्डर्स, तो यहाँ पे फ्लडिंग का वर्ड यूज किया गया है, फ्लडिंग का मेटाफर यूज किया गया है, बेसिकली फियर क्रिएट करने के लिए, और एक मेंटल इमेज बनाया गया है डेंजर का। आगे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव की इंपॉर्टेंस बताई गई है। Context defined as construct of socio-cultural conventions from which the online pragmatic processing of language takes its bearing. As many as 4 levels of context have been identified: the co-textual context, the intertextual and discursive relation with other texts, the context of situation, and the broader social political context. तो यहाँ पे जो है वो 4 लेवल बेसिकली आइडेंटिफाई किए गए हैं। अच्छा, जो प्रोटेस्टर होते हैं ना, अगर उनको हम ट्रबल मेकर उन कहें, तो उसमें जो उनकी डिमांड होती है बेसिकली हम उसमें उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर फ्रीडम फाइटर कहें तो उसमें उनको सिंपैथी मिलेगी। अच्छा, ये जो 4 लेवल्स है ना कॉन्टेक्स्ट के, सबसे पहले हमें कोड टेक्सचुअल को देखना होगा। कोड टेक्सचुअल का मतलब है जो टेक्स्ट के आसपास के अल्फाज होते हैं, उनको कहते हैं बेसिकली कोड टेक्स्ट, सेंटेंस से पहले या बाद में जो बात हो रही होती है। इंटरटेक्सचुअल का मतलब होता है दूसरे टेक्स्ट से क्या ताल्लुक है, स्पीच में यानी कुरान, हिस्टोरिकल कोड का यूज किया होता है। इसी तरह से सिचुएशन का मतलब है उस वक्त का रियल सिचुएशन, यानी वार है, इलेक्शन है, फ्लड है, प्रोटेस्ट है, किस वक्त इस लैंग्वेज का यूज किया गया। सोशल और पोलिटिकल, सोशो पोलिटिकल, इसमें हमें सियासी हालात को, जिस तरह से पॉवर्टी, टेररिज्म, एजुकेशन क्राइसिस, इन सबको देखना होता है। कॉमन ग्राउंड एंड नॉलेज शेयरिंग, स्पीकर्स और लिसनर के पास ना कुछ शेयर नॉलेज होता है, जिसको कॉमन ग्राउंड कहा जाता है बेसिकली। अब इस नॉलेज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? इस नॉलेज की टाइप पर्सनल होती हैं, यानी अपने तजर्बे की बिना पर हम कोई बात कर सकते हैं, या इंटरपर्सनल होता है, फैमिली या फ्रेंड्स का तजर्बा हो सकता है। ग्रुप, यानी पॉलिटिकल या रिलीजियस ग्रुप की एक सोच हो सकती है, उनका एक नजरिया हो सकता है। कल्चरल या नेशनल, एक कौम या तहजीबी यकीन हो सकता है। ठीक है। अब जैसे इमरान खान कहता है कि मदीने की रियासत वो बनाना चाहते हैं, तो वो इस्लामिक कल्चरल नॉलेज को एक्टिवेट करते हैं और लोगों के जहन में जो ऑलरेडी एक उसके लिए ना, यानी अच्छे अल्फाज में एक इमेज है। लेक्सिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, यानी अल्फाज का चुनाव। अच्छा, लेक्सिकल रिप्रेजेंटेशन एज मेंटल मॉडल लाई एट द कोर ऑफ लेक्सिकल सिलेक्शन. Lexical items serve both for cohesion at the level of co-text and coherence with the wider context, and when taken together can create a common underlying metaphorical schema. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वर्ड्स या लेक्सिकल आइटम्स होते हैं ना, वो लोगों के जहन में इमेज और आइडियाज क्रिएट करते हैं, वो डिस्कोर्स के कोहेरेंस और आइडियोलॉजी दोनों को सपोर्ट करते हैं। जैसे शहीद लफ्ज अगर यूज किया जाए मर्डर्ड के बरक्स, इसी तरह से फ्रीडम मूवमेंट वर्सेस रेलियन, जिस तरह ऊपर भी हमने पढ़ा कि ओपिनियन, मैन्युफैक्चर पॉलिटिकल कांस्टेंट और लेजिटिमेट पावर, ये वैन डाइक का बेसिकली कॉन्सेप्ट था। इनका ये कहना है कि पब्लिक को मैनिपुलेट किया जाता है इसके जरिए, कांस्टेंट यानी पावर को लेजिटिमाइज किया जाता है,
और इसी तरह से सपोर्ट हासिल की जाती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे पास एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्टांस। अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू एनकोड और रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक स्टांसेस। व्हाट इज स्टांस? स्टांस होता क्या है? स्टांस का मतलब होता है कि किसी चीज या किसी शख्स के बारे में ओपिनियन लेना, उसको सपोर्ट करना या उससे दूरी बनाना, और ये काम हम लैंग्वेज के जरिए करते हैं। स्टांस का मतलब होता है एवल्यूशन प्लस अलाइनमेंट। एवल्यूशन का क्या मतलब है? किसी चीज का अच्छा या बुरा बताना, यानी ये चीज अच्छी है या बुरी है ये आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब होगा एवल्यूशन। और अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी शख्स, ग्रुप या आइडिया के साथ अपनी सपोर्ट या अपोजिशन दिखाना। ठीक है, यानी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब कोई पॉलिटिशियन कहता है कि वी स्टैंड विद गजा, तो ये उसका स्टांस है, अलाइनमेंट प्लस मॉरल एवल्यूशन दोनों। अब स्टांस जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्या रोल प्ले करता है, तो हार्ट का कॉन्सेप्ट बताया गया है। पॉलिटिकल स्टांस इज आर्गुएबली इक्विवेलेंट टू एवल्यूशन और द वे दैट स्पीकर कोड और implicitly conveys various kind of subjective opinion in discourse। तो हार्ट का ये कॉन्सेप्ट था कि जो पॉलिटिकल स्टांस है ना, उसका ये मतलब होगा कि स्पीकर का अपना ओपिनियन बताना और ऑडियंस से म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करना। जिस तरह हम कहते हैं कि वी ऑल नो द इकोनॉमी इज फेलिंग, तो यहाँ पे स्टांस इस तरह से यूज किया है कि अपना ओपिनियन हमने प्रेजेंट करना है और उसको लोगों के साथ रिलेट करके, जैसा कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं स्टांस के। एवल्यूशन, एवल्यूशन का मतलब होता है कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि स्पीकर की तरफ से किसी आइडिया या किसी इवेंट या किसी भी कोई भी जजमेंट होता है, और स्टांस का इमोशनल और लॉजिकल एंगल रिफ्लेक्ट करना। जिस तरह देयर गवर्नमेंट इज करप्ट, तो इसमें जो इनडायरेक्ट एवल्यूशन है। मोडेलिटी का मतलब होता है किसी आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है, और ये यकीन या शक दोनों तरह से हो सकता है, और ऑर्डर के साथ या सजेशन के साथ भी हो सकता है। The former refer to the evolution of prepositional content reflecting the speaker's commitment to the truth of the preposition. It can be argued that striving for epistemic control may serve in managing how beliefs and ideologies are spread discursively. अच्छा जी, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, डिनोटिक मोडेलिटी इज लिंक्ड टू नॉर्मेटिविटी अंडरस्टूड एज अ वे ऑफ एम्फसाइजिंग द स्पीकर अथॉरिटी। इन्होंने यहाँ पे ये बात की है कि जो पॉलिटिशियन कहते हैं ना कि अच्छा, डिओन्टिक मोडेलिटी का मतलब होता है अथॉरिटी एंड नॉर्म्स। यानी ये जो डिओन्टिक मोडेलिटी है ना, इसका मतलब है किसी चीज को सही या गलत कहना या उसका हुक्म देना। अब यहाँ पे फेयर क्लब का भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। फेयर क्लब का ये कहना था कि जब कोई पॉलिटिशियन कहता है कि वी मस्ट एक्ट नाउ टू सेव आवर कंट्री, तो यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन वो क्रिएट कर रहा है। इस मोडेलिटी का यूज कर रहा है कि स्पीकर की जो अथॉरिटी है इसके जरिए वो बनाता है, ऑडियंस को कन्विंस करता है कि ये सही है। इंटरेक्शन डायमेंशन, स्पीकर वर्सेस ऑडियंस। स्पीकर ऑडियंस का ना रिलेशनशिप भी स्टांस का हिस्सा है। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते हैं उसमें स्पीकर अक्सर हाई पावर पोजीशन से बात करता है, और स्पीकर जो होता है वो ऑडियंस को गाइड कर रहा होता है कि क्या करना सोशली राइट है। जिस तरह पॉलिटिशियंस कहते हैं वी शुड ऑल कम टुगेदर फॉर द नेशन। जिस तरह जंग की अभी सूरत हाल थी, तो ये बार बार कहा जा रहा था कि हमें इस सूरत हाल में सबको मिलकर यानी मिलकर खड़े होना चाहिए पूरी कौम को। तो इस तरह से वो एक स्टांस बिल्ड कर रहे होते हैं। ऑडियंस रिएक्शन ऑफन इग्नोर्ड इन सीडीए। सीडीए में ज्यादातर ना फोकस टेक्स्ट या स्पीकर पे होता है, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। यानी जब ओबामा की जो स्पीच है यस वी कैन, इसका जो स्लोगन है वायरल होता है, सॉन्ग बनता है, तो ये ऑडियंस अलाइनमेंट और स्टांस एक्सेप्टेंस का ही सिग्नल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।